हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आजकल हम कर रहे हैं बेटा प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items। भाई एक फैक्ट्री में 2 मशीन है A और B, जितने भी आइटम उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके 60% आइटम्स मशीन A से आ रहे हैं और 40% आइटम्स मशीन B बना रही है। क्लियर है। फर्दर 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। यानी मशीन A ने जितने आइटम प्रोड्यूस किए उनमें से 2% डिफेक्टिव हैं, B ने जितने प्रोडक्शन हुआ B से उनमें से 1% डिफेक्टिव हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। सारे आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में रख दिया गया, एक ढेर बना दिया गया। एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, और फिर उसमें से एक आइटम चूज़ किया गया है एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये हमें पहले ही पता लग गया कि वो आइटम डिफेक्टिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं फटाफट से। तो देखिए ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ नोटबुक पर राइट की हुई है और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। अब वो आइटम जो चूज़ किया है वो कहाँ से बना होगा, या तो मशीन ए से या मशीन बी से। तो सबसे पहले तो हम अपने 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स ले लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट दैट चूजन आइटम, जो आइटम हम चूज़ कर चुके हैं, दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। क्लियर है। E2 हम इवेंट ले लेते हैं, डेट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। भाई 2 इवेंट है हमारे पास, या तो मशीन ए से आइटम प्रोड्यूस हो रहा है या बी से, दोनों एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो गए हैं। अब दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ देख लो। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 60/100, क्योंकि वो 60% आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है। 60/100 कर दीजिए, 23 जा 25 जा। E2 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 40/100, 22 जा एंड 25 जा। अब भाई जो आइटम हम सिलेक्ट कर चुके हैं वो कह रहा है दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो ये डिफेक्टिव आइटम हमें मिल चुका है, इसको हम क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। ये सारी बातें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 7 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, उनमें मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि किसको हमने ए लेना है, किसको E1 और E2 लेना है। तो ये ए हो जाएगा, और मशीन बी से प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारा E2 आ जाएगा। तो कैसे अब हम लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट आइटम चूजन इज डिफेक्टिव। आइटम चूजन बी डिफेक्टिव। अब ध्यान दें, 2 केस हमारे क्या बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो अब हम डिटेल में इसको नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्ट में आपको लिखवाती हूँ कि आइटम जो है वो E1 यानी कि पहली मशीन से प्रोड्यूस हुआ और फिर डिफेक्टिव हुआ। तो फर्स्ट मशीन से कितने % आइटम्स डिफेक्टिव हैं देख लीजिए, 2%, और सेकंड मशीन से 1%। तो ये हो जाएगा 2/100। आप चाहें तो इसको काट के 1/50 कर सकते हैं। एंड आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड मशीन एंड देन इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो ये हो जाएगा बेटा जी 1/100। अब हमारे पास एक बहुत सिंपल सा केस रह जाता है, बेस थ्योरम अब हमने यूज़ करनी है यहाँ पर कि item is already found to be defective. What is the probability that it is produced by machine B? तो probability of E2 by A हमने निकालना है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि required probability वो हो जाएगा probability of E2 by A, यानी आइटम ऑलरेडी डिफेक्टिव है और E2 यानी सेकंड मशीन से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेस थ्योरम क्या कहती है, probability of E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। अगर हमें एक बार इसका लॉजिक समझ आ जाता है बेस थ्योरम का, देन इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा A बाई E2। नाउ पुट द वैल्यू एंड सॉल्व।
अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देख लो भाई, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय A/E2, इट इज़ 1/100। और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज़ 3/5। अब ध्यान देना A/E1 2/100 है, 1/50 मैं 1/50 के प्लेस पर 2/100 रख रही हूँ, सो दैट हमें एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल करना इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/5 एंड A/E2 1/100। हैव ए लुक, 5 × 100 500 न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया, 500 डिनोमिनेटर में। हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हो जाता है 2/500, नीचे आ जाता है 6/500 प्लस 2/500, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 2/500 500 भैया, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 8/500। 500 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 2/8 एंड 1/4 इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporation। किसी कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इलेक्शन होना है, तो 2 ग्रुप कंपटीशन में है। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन रिस्पेक्टिवली दे रहा है। पहले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी अलग है, दूसरे की अलग है। पहले की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और दूसरे की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 2 केस हो गए। फर्दर, इफ़ द फर्स्ट ग्रुप wins, the probability of introducing a new product is 0.7। अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, उसके बाद वो एक नया प्रोडक्ट लाता है कंपनी के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर सेकंड ग्रुप जीतता है, इफ़ द सेकंड ग्रुप विंस, और फिर वो नया प्रोडक्ट लाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी केवल 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that new product introduced was by the second group। 3 केस बन रहे हैं। E1 E2 2 इवेंट बनेंगे। पहला ग्रुप विन करता है E1, दूसरा ग्रुप विन करता है E2, और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना A आ जाएगा एंड इट इज़ बाय सेकंड ग्रुप। तो बिल्कुल वही अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। इसको देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी नोटबुक में लिख दी थी, तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो दोबारा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट हम ले लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विंस, E2 बी द इवेंट दैट सेकंड ग्रुप विंस। और क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही ग्रुप्स हैं, तो कोई और ग्रुप तो है नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाते हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 गिवन है, जिसे हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। E2 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, जिससे हम 4/10 कर लेते हैं। अब ये कहता है कि जो भी ग्रुप जीतेगा वो एक न्यू प्रोडक्ट लाएगा। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम A इवेंट ले लेते हैं। लेट A बी द इवेंट दैट अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। किसने किया, कैसे किया, वो बाद की बात है। ठीक है। अब हमारे पास 2 केसेज अराइज हो रहे हैं कि पहला ग्रुप जीत चुका है एंड आफ्टर दैट, आप इसको पूरा डिटेल में लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, कि द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द फर्स्ट ग्रुप विंस, यानी कि ग्रुप पहले ही जीत चुका है। कि भी हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कि न्यू प्रोडक्ट, एक बार मैं वैसे लिख के दिखा रही हूँ आपको, इंट्रोड्यूस्ड गिवन दैट फर्स्ट ग्रुप विंस। क्लियर, यानी कि पहला ग्रुप जीत चुका है, फिर नया प्रोडक्ट वो लोग ला रहे हैं। तो क्या है प्रोबेबिलिटी 0.7, जिसे हम 7/10 कर लेते हैं। अगर सेकंड ग्रुप विन करता है फिर वो नया प्रोडक्ट लाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा जी, 0.3 3/10। बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और लाइक करने में तो कुछ जाता ही नहीं है आपका। ठीक है, तो जल्दी से लाइक भी कर दें। चलिए, ये अब चारों इवेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें निकालना क्या है कि ग्रुप जो नया प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है,
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैंने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो डिटेल तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड पार्टी, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड पार्टी गिवन दैट, बल्कि ये लिखे कि सेकंड पार्टी इंट्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट गिवन दैट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। ठीक है, प्रोडक्ट को ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड पार्टी ने किया है, यानी कि E2/A हमने निकालना है। तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग बेज थ्योरम। बार बार हम बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज ही बेस थ्योरम पे बेस्ड है। नहीं हो, भूल जाओ तो याद कर लो कि भैया ये हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाय, इतनी बार मैं फॉर्मूला तो मैं इसी में लिख चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं तो फॉर्मूलाज तो यहीं से लर्न हो जाने चाहिए आपको। कोशिश करें कहीं भी कट ना करें। E2 की प्रोबेबिलिटी अब फिर देख लो 6/10 4/10, तो E2 की है हमारी 4/10 और A/E2 की है 3/10 डिवाइडेड बाय E1 की फिर से दिखा दूँ मैं 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 7/10 4/10 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 3/10। 4 3 जा 12/100 आ जाएगा, 7 6 जा 42/100 आ जाएगा, 12/100 आ जाएगा। 100 LCM लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमरेटर में 12/100, 42 प्लस 12 हमारा आ जाएगा 54/100 कैंसिल हो जाता है, इट इज़ 12/54। और ये हमारा कितने पे कैंसिल हो जाता है, आप देख लीजिए अब एक बार, 2 6 जा 2 2 जा और 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 6 पे चला जाता, 6 2 जा 12 6 9 जा 54। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वैसे मैंने ऑलरेडी राइट की हुई है बट मैं बुक से आपको पढ़ के बता रही हूँ। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ़ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। अगर उसका 5 आता है 6 आता है तो वो 3 बार कॉइन टॉस करेगी एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर है। इफ़ शी गेट्स 1 2 3 एंड 4 शी टॉसेज ए कॉइन्स वंस, फिर वो एक ही बार टॉस करेगी एंड नोट वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, फिर हेड आया टेल आया वो देखेगी। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसका एग्जैक्टली एक ही हेड आता है देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। समझते हैं हम क्या है स्टेटमेंट। देखो ये समझो उसने कॉइन को टॉस किया, कॉइन नहीं सॉरी डाई को टॉस किया, डाई को टॉस किया तो ये कहता है कि अगर 5 आता है या 6 आता है तो वो 3 बार कॉइन को टॉस करेगी, यानी कि उसका H H H H H T, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, H T H H T T T H T T T H और ट्रिपल टी और THH और ट्रिपल टी ये आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर उसके पास 1 आता है 2 आता है 3 आता है या 4 आता है तो वो कॉइन को एक ही बार डालेगी, H या T आएगा। तो एक इवेंट आपका E1 हो जाता है, एक इवेंट आपका E2। भाई जब तुम डाई को रोल करोगे तो या तो 1 2 3 4 आएगा, उनमें से एक आएगा, या 5 और 6 में से एक आएगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 4/6, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 2/6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक घटना बीच में घट रही है, वो क्या घट रही है उसको समझ लो कि इफ़ शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड, देख लो इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसको अलग से ले लेना है, कोई A नाम दे देना है, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है। अब 1 हेड कब आया, जब ये हुआ तब आया, जब ये हुआ तब आया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को।
कि भाई अगर ऐसा हुआ तो वन हेड कितनी बार आ रहा है। ध्यान देंगे, पहले इवन हुआ फिर वन हेड आया, तो वन हेड इसमें देख लो भाई अब कितनी बार आ रहा है, एक और एक दो और एक तीन। ध्यान से देखना, क्योंकि पहले उसने कॉइन टॉस करा, 5 या 6 आया, फिर वन हेड मिला, तो कितनी बार मिला, 3 बार मिला, A/E1 3/8। या फिर उसने क्या किया कि कॉइन को टॉस किया, सेकंड घटना घटी, उसका 1 2 3 4 में से आया तो एक ही बार कॉइन मिला, एक ही बार कॉइन मिला तो वन हेड तो एक ही बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सारी चीज़ें आ गई, E1 की आ गई, E2 की आ गई, A/E1 A/E2। अब ये कहता है कि किसी को ये पता लगा कि भाई हेड एक ही बार आया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको 1 2 3 4 मिला है। 1 2 3 4 को मैं क्या नाम दे रही हूँ, E2। तो ये आपने निकालनी है बेस थ्योरम से। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ऊंची नीची बात है नहीं, बिल्कुल आसान है अगर आपने अब तक के क्वेश्चन अच्छे से मन से कर लिए हैं तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कि वो स्टेटमेंट है, दोबारा पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं यहाँ पे, कि उसने डाई को थ्रो किया। तो हम मान लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट। अब मैंने जैसे किया है वैसे ही ले लेते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। या बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो बुक वाले ने तो पहले 5 और 6 लिया है, तो हम इसको ही E1 लेंगे। लेट E1 बी द इवेंट दैट 5 और 6 ऑन डाई। तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/6। E2 बी द इवेंट दैट 1 2 3 और 4 ऑन द डाई। तो E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। क्लियर है बात यहाँ तक? किधर से भी कान पकड़ लो, क्वेश्चन सही आएगा आपका। लेट ए बी द इवेंट दैट, ये रहा, इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। तो अब 2 बातें हो चुकी हैं, मैं अच्छे से आपको यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझा चुकी हूँ। तो हम फटाफट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 3/8, ठीक है, 3/8। अब ये चीज़ आप अलग से दिखा सकते हो, करके दिखाना चाहो तो, ठीक है। ये आप कैसे करके दिखा सकते हो कि आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपको हेड कैसे मिलेगा, HTT, THT और TTH। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, क्योंकि जब उसका E1 आया तो उसने 3 बार कॉइन टॉस किया, तो 3 बार कॉइन टॉस किया तो हेड एक बार ऐसे आएगा, ठीक है। और ये मार्क्स पे भी डिपेंड कर जाता है कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब है केवल एक ही बार कॉइन टॉस किया तो हेड एक ही बार आएगा, तो ये 1/2 आ गया। अब हमने क्या निकालना है कि एग्जैक्टली वन हेड आ चुका है और उसको 1 2 3 या 4 मिला। 1 2 3 4 को मैं E2 ले रही हूँ, तो फॉर्मूला बार बार E2 का ही आ रहा है आपका। ये तीसरा क्वेश्चन आज के लेक्चर का है जिसमें E2 का ही फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आप सबको बेस थ्योरम समझ आ गई होगी अब तक बहुत अच्छे से। यहाँ मेंशन ज़रूर करें फाइनल एग्ज़ाम में कि यूजिंग बेस थ्योरम। अब फटाफट से वैल्यूज़ पुट कर दो भाई। E2 की प्रोबेबिलिटी है कितनी है, फ्रेम में है ना सब कुछ, 2/6 4/6 है। ध्यान देना, E2 की 4/6 है, A/E2 की 1/2 है, डिवाइडेड बाई इक्वल टू का साइन यहाँ लगा लिया करो। E1 की 2/6 है, आप देख लो एक बार ये ठीक है। और A/E1 की 3/8 है, और ये फिर से 4/6 इंटू 1/2 आ जाता है। अब यहाँ एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको काट पीट लें या डायरेक्ट कर दें। 6 8 48, 6 दूनी 12 आएगा, तो 4/12 ये हो जाएगा। 2 3 6 से 6 कट गया, 1/8। और यहाँ भी फिर से मैं 4/12 ही ले रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। 4/12 और नीचे एलसीएम लेंगे 12 और 8 का 24 आ जाएगा, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखिए 8 3 × 24, 3 12 दूनी 24, 2 4 × 8, 4/12 डिवाइडेड बाय 5/24। इसको और अच्छे से आप कर लें, 4/12 इंटू 24/5, 12 2 × 24। थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हुई है, बहुत ही माइनर सी गड़बड़ हुई है। 8 और 3 11 होता है, मैंने डिफरेंस कर दिया 5 कर दिया, तभी ना मैं कहीं ये छोटा कैसे आया। 4 2 × 8/11 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 10।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्हें हम फटाफट करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 ऑपरेटर हैं ए बी और सी नाम के। द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम्स वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूस 5 and 7% डिफेक्टिव आइटम्स रिस्पेक्टिवली। समझ आ गया। ए 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है जबकि बी और सी 5 और 7। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। ए की ड्यूटी 50% तक रहती है, मतलब अगर 10 दिन काम का चल रहा है तो 5 दिन ए दे रहा है ड्यूटी। बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम एंड सी इज ऑन द जॉब 20% ऑफ द टाइम। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 3 एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम कौन से लें, डिफेक्टिव आइटम्स लें या जो वो काम कर रहे हैं उसको लें। ज़रा यहाँ ध्यान दो नीचे वाली लाइन पर। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि पहले ही हमें पता लग चुका है कि ये ए है, ठीक है, ये ए है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम आ चुका है तो उसे E1 E2 E3 लेंगे, हम इसको लेंगे। ठीक है, कि जॉब पे हैं ए बी और सी, ये हमारे E1 E2 और E3 इवेंट्स बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेट E1 बी द इवेंट दैट एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड, नॉट डिफेक्टिव, ओनली आइटम। एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए। E2 be the event then item is produced by operator B. E3 be the event that item is produced by operator C. अब A प्रोड्यूस कब करेगा, कितना, मतलब 50% टाइम वो ड्यूटी पे है तो 50% टाइम उसका प्रोडक्शन चलेगा। तो ड्यूटी पे है तो 50/100 आ जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 5/10 कर दो। ये 1 मिनट भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इधर लिख देती हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब हम ले लेते हैं बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30 देन 20। 10 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी केवल 10 ही आएगा, 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी हमारा 20/100 है, लेकिन उसको भी नहीं काटेंगे, सबका हम डिनोमिनेटर सेम रख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। अब ए इवेंट किसको लेंगे, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। लेट ए बी द इवेंट दैट अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। अब ए ने प्रोडक्शन किया और डिफेक्टिव आइटम आया, ध्यान देना है। 3 केस क्या बनते हैं, ए ने काम किया का मतलब E1 और आइटम डिफेक्टिव हो गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, केवल 1% है, यानी कि 1/100। बी ने काम किया E2 और आइटम डिफेक्टिव हुआ, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%, फिर 7 है तो ये हो जाएगी 5/100। और सी ने काम किया और आइटम डिफेक्टिव हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/100। अब रह क्या गया, बेस थ्योरम यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बस स्टेटमेंट समझनी होती है, केवल स्टेटमेंट। ये कहता है कि ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। ठीक है, यानी कि ए डिफेक्टिव आइटम आ चुका है और ए ने प्रोड्यूस किया, यानी E1 इवेंट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, और नीचे इन तीनों का क्या आ जाएगा, सिग्मा। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने सिग्मा लगा दिया, विच इज़ अंडरस्टूड। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। ध्यान देना है, 5/10, 3/10, 2/10। E1 की प्रोबेबिलिटी है 5/10 और A बाय E1 की है 1/100। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 5/10 इंटू 1/100 प्लस मैं बता चुकी हूँ 3/10, 2/10, तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 5/100। फिर है हमारा 2/10 इंटू 7/100। 1000 ऊपर LCM है बेटा जी, 1000 नीचे LCM है, डायरेक्ट कर दो। 5 1 जा 5, नीचे ध्यान दो, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14। LCM मैंने कट कर दिया है, 15 और 5 20 और 14 कितना आ जाएगा,
34, 5/34, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर भी कोई डाउट है तो देखो मैंने 12th क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। इंस्टा पे मैंने इंस्टा का लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ आप मुझसे ज्वाइन करके और अपने डाउट्स मुझसे पुट कर सकते हो। इंस्टा पे नहीं, सॉरी टेलीग्राम पे। इंस्टा पे भी हूँ मैं, लेकिन आप टेलीग्राम पर अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैंने सुपर फास्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, MCQ, ऑब्जेक्टिव सब कुछ अपलोड किया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया है। अब वो किस चीज़ का पत्ता हो सकता है, डायमंड का, क्लब का, स्पेड का या हार्ट का, कोई भी पत्ता खो सकता है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, एक खोने के बाद कितने बच गए, 51। उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। उन 51 में से 2 कार्ड और निकाले और दोनों डायमंड के हैं, दोनों डायमंड के हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। पहले तो आप स्टोरी को थोड़ा समझो। यहीं से हम शुरू करते हैं कि 4 हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे कि बिकॉज 1 कार्ड आउट ऑफ, देखो कितना भी लिख लो प्रोबेबिलिटी में वो मिनिमम ही रह जाता है, तो हम थोड़ा सीमित ही लिखेंगे, इज लॉस्ट। तो 4 केसेज अराइज, 4 हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। इवन इवेंट होगा कि कार्ड लॉस्ट इज ऑफ डायमंड, भाई डायमंड का कार्ड खो गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13। डायमंड के हमारे 13 कार्ड होते हैं, कुल कार्ड हमारे 52 हैं, क्लियर है भाई। हमारा एक कार्ड खो गया है ना, तो फेवरेबल केसेस 13, टोटल केसेस 52, 1/4, क्लियर है। आप ध्यान से फिर समझें इस बात को कि जो कार्ड हमारा खो गया है वो डायमंड का है, लेकिन डायमंड के तो 13 कार्ड्स हैं, 1 से लेकर किंग तक, तो कोई भी एक खो सकता है। तो फेवरेबल हो गए 13, टोटल हो गए 52, तो 1/4। E2 इवेंट हो गया कार्ड लॉस्ट इज ऑफ क्लब, तो E2 की प्रोबेबिलिटी भी वही 1/4 हो जाएगी। E3 हो जाएगा जो कार्ड खो गया है वो हार्ट का है, तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो जाएगी। और E4 हो जाएगा कि जो कार्ड हमारा खो गया है वो स्पेड का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो जाएगी, क्लियर है। एक कार्ड खो गया, अब बच गए कितने, 51। उनमें से जो 2 कार्ड निकाले हैं वो डायमंड के हैं, यानी कि हमारे हाथ में डायमंड के पत्ते आ चुके हैं। पेंसिल, उसको आप ए इवेंट लोगे कि जो दोनों पत्ते हैं वो डायमंड के हैं, वो हमारा ए इवेंट है, क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक। हम ले लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, या आप पहले ऐसे डिटेल लिख देना कि 2 REMAINING ठीक है, कई बार रिमेनिंग कार्ड्स, ठीक है भाई। आप ऐसे लिख सकते हो कि बिकॉज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, तो ए हमारा इवेंट हो जाएगा 2 ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड। अब देखिए क्या घटना घट सकती है। हमारा सबसे पहला केस हुआ कि डायमंड का कार्ड हमारा खो गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डायमंड का कार्ड खो गया और फिर हमने 2 कार्ड निकाले जो कि दोनों फिर से डायमंड के हैं, बहुत ध्यान से। अब 2 साइमल्टेनियस इवेंट अक्कर हो रहे हैं, तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। 2 कार्ड निकाल रहे हैं। अब बेटा जी डायमंड के थे हमारे 13 कार्ड, 13 में से एक खो गया, तो डायमंड के हमारे बच गए 12 कार्ड,
टोटल बच गए 51। 51 में से 2 कार्ड निकालने तो 51C2 तो फेवरेबल केस बनेगा, और 12 में से 2 डायमंड के हैं तो 12C2। ध्यान देना, 12C2 बाय 51C2। ठीक है, एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ कॉम्बिनेशन, आगे वाले फिर आप अपने आप कर लेना। 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 12 में से 2 गए 10। 51 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 49 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, और ये आज 10 फैक्टोरियल है भाई, ये 10 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 10। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 51 × 50 × 49 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 49 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाता है। 2 6 जा 12 आ जाएगा, ये अपना 50 कैंसिल होकर 25 आ जाएगा। ऊपर तो हमारा आ जाता है, अभी और भी कैंसिल होगा, 66 बाय 51 × 25, 3 पे और जाएगा, 17 × 51, 17 3 जा 51 × 22। तो बेटा जी ये आ जाएगी हमारी A/E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, 17 5 जा 85, ठीक है, 8 और ये 42 आ जाएगा, तो 22/425 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी A/E1 की। आगे बढ़ूँ अब मैं। अब दूसरा केस क्या हुआ, E2 इवेंट अक्कर हुआ। E2 का मतलब है कि जो पत्ता खो गया था वो क्लब का था, क्लब का था, डायमंड का नहीं खोआ। डायमंड के तो 13 के 13 पत्ते हाजिर हैं, यानी कि E2 इवेंट हुआ और हमने A यानी कि 2 डायमंड के पत्ते अब हमने बाहर निकाले हैं। तो भाई डायमंड के तो 13 ही पत्ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13C2, और टोटल 51 है तो 51C2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 26/425। फिर हम तीसरा केस ले लेते हैं कि E3 इवेंट अक्कर हुआ, हर्ट का पत्ता खो गया और हमने 2 डायमंड के पत्ते निकाले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल सेम डिट्टो यही आएगी, और चौथे केस की प्रोबेबिलिटी भी हमारी यही आएगी 26/425। कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर से ज़रूर आपने लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा पड़ रहा है ये क्वेश्चन हमारा। अब ये क्या कहता है कि डायमंड के जो हैं कार्ड हमारे पास आ रहे हैं हाथ में, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो खो गया था वो भी डायमंड का ही था, यानी कि E1 इवेंट अक्कर हुआ था। ठीक है, तो अब हम बेज थ्योरम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट कि हमने 2 डायमंड के कार्ड हमारे हाथ में आ चुके हैं और जो खो गया था वो भी डायमंड का था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of A/E1 by the sigma of probability of E1 into A/E1। अब इन सब की वैल्यूज हम निकालेंगे, तो ये तो सब 1/4 हैं इंटू 22/425। अब हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। 1/4 इंटू 22/425 पहली टर्म, 1/4 इंटू 26/425 दूसरी टर्म, E2 वाली, तीसरी भी यही आएगी, चौथी भी यही आएगी। 1/4 इंटू 26/425 और प्लस आएगा 1/4 इंटू 26/425। अब ध्यान दो, 425 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ भी आ जाए हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 1700 आ रहा है, वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो 21 2 1 जा 22 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो भाई 22 + 26 + 26 और +26, तो 22 20 40 20 60 20 चौक 80, 6 6 3 18 80 और 18 98, और 2 हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और भाई 2 5 जा 10 और 0 11/50, ये हमारा फाइनल आंसर
आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। आप इस तरह का एक बार डायग्राम भी, इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इसको बीच में डाल दो, इनको सबको ले लो और फिर आप अपने बेस थ्योरम लगा सकते हो। 2 ही क्वेश्चन हमारे और रह जाते हैं, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। सेम क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 21, इसी टाइप का था, उसमें डाई का था बस। ए क्वाइन इज टॉस्ड, क्वाइन को टॉस किया। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, तो ए ने कहा कि हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी उसने सच बोला था। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि क्या हुआ, पहले क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन टॉस किया तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही बातें होंगी। तो हम ले लेते हैं कि E1 बी द इवेंट दैट ए हेड कम्स और E2 बी द इवेंट दैट अ टेल कम्स। कब? जब हमने क्वाइन को टॉस किया। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये जो है ना कि ए ने रिपोर्ट दी है कि हेड आया है, इसको ए मान लो। लेट ए बी द इवेंट दैट ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। अब ये नहीं पता वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अब बात को ध्यान से समझना, क्वाइन टॉस किया, हेड आ गया, E1 हो गया, यानी हेड आया, और ए ने भी कहा कि हेड आया है। इसका क्या मतलब है कि ए ने सच बोला है। ठीक है ना भाई, वास्तव में भी हेड आया, E1 का मतलब वास्तव में हेड आया, और ए ने भी कह दिया कि भैया हेड आया है, इसका मतलब ए ने सच बोला है। सच बोला है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, देख लो भाई, 4/5 है। लेकिन टेल आया, E2 इवेंट हुआ और ए ने कहा कि हेड आया है, तो इसका मतलब ए ने झूठ बोला है। ए टेल्स लाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 4/5, यानी कि 1/5। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब आगे क्या करना है कि ए ने रिपोर्ट कर दी कि हेड आया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड? ठीक है, तो एक्चुअली हेड है यानी कि E1 है। ठीक है, ए यानी उस बंदे ने कह दिया कि भाई हेड आया है और वास्तव में हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। भाई वो बाहर आया, बाहर आके उसने बोल दिया भैया हेड आया है, और देखा तो वास्तव में हेड आया है, तो E1/A उल्टा। ठीक है, तो E1/A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। और भी डिटेल के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 21 देख सकते हो। मैंने सारे एग्जाम्पल्स और सब क्वेश्चन बड़ी डिटेल में कराए हैं। अब तो हम एक्सरसाइज के एंड पर आ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये देखिए 1/2 × 4/5, 1/2 × 4/5, 1/2 × 1/5। 5 × 10, 5 × 10, 5 × 10 LCM आ गया। 4/10 ऊपर, 4/10 + 1/10 नीचे, 4/10 + 5/10, और ये कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। कई बच्चे इस क्वेश्चन को तुक्का लगा के भी कर देते हैं कि भाई अगर वास्तव में हेड आया है और उसने भी कहा है कि वास्तव में हेड आया है, 1 नंबर का है वैसे ये क्वेश्चन, तुक्का लगा देते हैं कि वास्तव में हेड आया है तो उसकी सच बोला, तो सच की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ये भी 4/5 आ गई। लेकिन इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो ये है, क्योंकि यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि 6 आ रहा है और उसने बोला एक्चुअली 6 है, तो सच बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 होनी चाहिए, लेकिन 3/4 नहीं आ रही, आंसर 3/8 आ रहा है। तो इनका जो क्वाइन वगैरह के इवेंट हुए, इनका असर पड़ता है इस पर आकर। तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 13.3 का। A and B are two events such that A is a subset of B and probability of B is non-zero। क्लियर है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक तो नन ऑफ दीज हो गया। तो पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। दिख नहीं रहा भी आपको, 1 मिनट, अब देखो, हाँ जी अब आ गया रेंज में। ए बी का सबसेट है, ए
बी का सबसेट है। तो जब दोनों की इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा सेट बनेगा, ए बनेगा। अब तीनों ऑप्शन देख लो एक बार, ए बाय बी, ए बाय बी, ए बाय बी। हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इंटरसेक्शन किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ये हो गया ए की प्रोबेबिलिटी बाय बी की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ए तो बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, और हमें ये भी पता है कि जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। इसको पकड़ो, बी की प्रोबेबिलिटी 1 से लेस है, तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा? 1 से ग्रेटर। भाई कोई नंबर 0 और 1 के बीच है, मान लो, सिंपल सी बात है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मान लो बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो 1/PB 1 से बड़ा हो गया, दोनों तरफ PA से मल्टीप्लाई कर दो। PA से तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और PA से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो किससे बड़ी हो गई? PA से। ये प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किससे बड़ी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो हमारा कंबाइंड रिजल्ट क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चेक करते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।